सभी दोस्तों का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके विश्व भूगोल। क्या कर रहे थे हम? आपके विश्व भूगोल कर रहे थे। और विश्व भूगोल क्या कर रहे थे हम? विश्व भूगोल की कर रहे थे हम एमसीक्यू। क्या कर रहे थे हम? एमसीक्यू कर रहे। और एमसीक्यू कौन सी बुक की कर रहे थे हम? बुक की बात करें तो बुक कौन सी थी आपकी? नाथ पब्लिकेशन बुक। कौन सी बुक आपकी? नाथ पब्लिकेशन बुक। वो भी कौन सी आपकी? एमसीक्यू बुक तो है ही, लेकिन एमसीक्यू बुक कौन सी है सर? वो आपकी 5100+। कौन सी आपकी? 5100+। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड ग्रेड और कौन से पेपर के लिए? आपके फर्स्ट पेपर के लिए। और उसमें चल रहा था, मैं इसी बुक का पार्ट चल रहा था अपना ग्रुप ए। क्या चल रहा था अपना? ग्रुप ए। और इस ग्रुप ए में क्या कर रहे थे हम? भूगोल कर रहे थे आपकी। और भूगोल भी कौन सी आपकी? तीनों भूगोल थी आपकी, भारतीय भूगोल, राजस्थान की भूगोल और विश्व भूगोल। और जिसमें हमने राजस्थान की भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान की भूगोल कंप्लीट 10 टॉपिक आपके 10 के 10 कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे आपकी भारतीय भूगोल है, तो भारतीय भूगोल के आपके 5 टॉपिक है ग्रुप ए के अंदर, तो 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था आपका विश्व भूगोल। क्या स्टार्ट किया था हमने? विश्व भूगोल स्टार्ट किया था। देखो विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल स्टार्ट किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है आपके महाद्वीप से आता है। ठीक है, तो महाद्वीप टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, लगभग 200+ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, दूसरा हमने किया था आपका महासागर। कौन सा टॉपिक किया हमने? महासागर किए, और लगभग 200 क्वेश्चन इसमें किए आपके कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमने किया था वैश्विक पवन तंत्र। कौन सा किया था हमने? वैश्विक पवन तंत्र किया था, जो कल ही किया था हमने। कल नहीं किया हमने, परसों किया था। वैश्विक पवन तंत्र, वैश्विक पवन तंत्र। ये 3 टॉपिक आपके विश्व भूगोल के हो चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पवनी हमने पढ़ी थी। कौन सी पवनी कौन सी महाद्वीप में बहती है, कौन सी पर्वत श्रेणी के ऊपर बहती है, कौन सी किनारे पर बहती है। ठीक है, कौन सी आपकी मरुस्थल से आती है, कौन सी डॉक्टर हवा है, किस देश में किस गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है, ठंडी हवा को किस महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है, किसी देश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हबूब पढ़ा था हमने मिस्र के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमने जैसे हरमटन पढ़ी थी, डॉक्टर हवा बार बार आपकी सारा मरुस्थल से चलकर आती है। ठीक है, ब्लैक ब्लेजर्स पढ़ी थी हमने, कौन सी आपकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। रॉकी पर्वत के किनारे पढ़ी थी हमने। एंडीज पर्वत श्रेणी के सारे कौन सी चलती है आपकी? वो पढ़ी थी। और आपकी जो आल्प्स पर्वत श्रेणी पर जो आपकी यूरोप द्वीप है, वहाँ पर कौन सी हवा चलती है, वो सभी हमने आपको कंप्लीट करवाई है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया था और अच्छे से आपको बताने की कोशिश की गई थी। तो वो सभी क्वेश्चन थे, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यानी आपके आरपीएससी ने पहले पूछ चुकी है, यानी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे हुए होंगे। और आपके यदि पेपर पहली बार दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने पहले अदर एग्जाम तो दिए, टीचिंग एग्जाम के अलावा कोई भी एग्जाम दिए जिसमें आपका जैसे विश्व टॉपिक था आपका विश्व ज्योग्राफी। जैसे आपने वीडियो का पेपर दिया होगा तो वीडियो के अंदर भी आपकी विश्व ज्योग्राफी आती है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। अदरवाइज आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखे होंगे, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए। बाकी टीचिंग एग्जाम के फर्स्ट पेपर में जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपके जी 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आपको करवा देंगे। और वर्तमान में जो आपकी जो जनवरी से जून तक जो आपकी आरपीएससी का नया पैटर्न आया, जैसे आपकी कोट आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, डीपली थोड़ा क्वेश्चन को यदि ऊपर ऊपर से पूछा जा चुका है उसी क्वेश्चन का कोट बना रही है, यानी थोड़ा डीप जाने की कोशिश की गई, तो उस प्रकार क्वेश्चन में हमने आपको इस वैश्विक पवन तंत्र के अंदर बताया। तो आज हम लेके आए इसी का आपका चौथा टॉपिक, विश्व भूगोल का चौथा टॉपिक आपका पर्यावरणीय समस्या एवं वैश्विक रणनीतियाँ। कौन सी आपकी? पर्यावरणीय समस्या, वैश्विक रणनीतियाँ। इस टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन कितना आएगा आपका? एक आएगा और पक्का आएगा। वो कहाँ से आ सकता है? या तो आपका सम्मेलन आ सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है, आपके सम्मेलन आ सकता है, कन्वेंशन आ सकता है, जो आपके सम्मेलन होते हैं जैसे COP25 होता है आपका, COP25, COP15। ठीक है, या आपका जैसे G20, जो आपके पर्यावरणीय समस्या को लेकर होते हैं। या आपका आ सकता है आपका दिवस। कौन सा आ सकता है आपका? दिवस। और किसी दिवस की थीम पूछी जा सकती है। कौन सा दिवस? जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून 2025 में इसकी मेजबानी किसने की थी, 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा। और इसके अलावा आपकी इसकी थीम क्या थी? जैसे आपकी प्लास्टिक का अंत था ना, इस बार 2025 की प्लास्टिक का अंत था, तो ऐसे थीम पूछ लेगा आपका। ऐसा क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और या आपका क्वेश्चन जो आपके प्रदूषण के कारक कौन से हैं, एक क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड की बात करूँ तो प्रदूषण कारक पूछे जाते हैं, यानी जो आपकी मीथेन, जो आपकी CO2 वगैरह हरित गृह प्रभाव वाली गैस है उनका पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इसमें बात करें, एक क्वेश्चन आपका किस टाइप का आता है? कूट का क्वेश्चन आता है। कूट का कौन सा आपका? विभिन्न समस्या दी जाती है और उन विभिन्न समस्याओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपका ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है कि ओजोन परत में कौन सी समस्या है, सौरमंडल में कौन सी समस्या है, तो उन समस्याओं का एक कूट भी क्वेश्चन पूछा गया आपके सेकंड ग्रेड के अंदर बात करें तो वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है आपका अम्ल वर्षा से, एक क्वेश्चन आता है आपका अम्ल वर्षा से, एक क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया है।
अम्बल वर्षा से आपका एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका बात करें हम, बाकी आपका जैसे वायु प्रदूषण के कारक कौन से आपके, वायु प्रदूषण के कारक कौन से आपके, ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन से आपके, ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन से आपके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के अंदर आपकी जो 10 से या 7 से 10 के बीच में जो टॉपिक है, यानी अलग अलग टॉपिक को भी बात करूँ, जैसे आपका सम्मेलन हो गया, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, फिर आपने ध्वनि प्रदूषण पढ़ा, वायु प्रदूषण पढ़ा और जल प्रदूषण पढ़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आरपीसी ने एक से पूछा, सम्मेलन तो पूछा, कभी कभी 2 भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि सम्मेलन का क्वेश्चन आया और एक आपका इन प्रदूषक में से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया सेकंड ग्रेड की बात करें हम, तो ये सभी क्वेश्चन आपके फैक्ट है, सभी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, वो पूछेंगे। और अभी आपके आरपीसी ने जो नवीनतम क्वेश्चन पूछे, चाहे 21 2021 के लो, 2022 2023 और 2025 में, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आप सभी को इसका आंसर देना। इस बार आज समझाने वाले क्वेश्चन होंगे वो समझाए जाएंगे। ठीक है, उनकी डिटेल भी बताई जाएगी। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी हर जगह प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है, CO2, तो वो CO2 रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखते हैं सभी क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आता है या 2 भी आते हैं ऐसे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात क्या है इस टॉपिक के अंदर, सबसे ज़्यादा तो आपको याद होना चाहिए कि सम्मेलन, जितने भी कन्वेंशन है आपके, जैसे कौन कौन से पर्यावरण समस्या को लेकर कौन कौन से हुए हैं आपके, जैसे पृथ्वी सम्मेलन कौन पहला हुआ था 1992 के अंदर। तो इस प्रकार के सम्मेलन वगैरह आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको कन्फर्म यहाँ से पूछेगा, यदि सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा। फिर बाकी आपके यहाँ से आपके प्रदूषकों में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कोड पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं हम। आपका 14 नंबर टॉपिक है, बुक है नाथ पब्लिकेशन का, और आपके ग्रुप ए का और विश्व भूगोल का ये टॉपिक है, पर्यावरणीय समस्या एवं वैश्विक रणनीतियाँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली जो आपकी IMF, WHO, इसके अलावा आपकी एक संस्था और है जो आपने हमने पढ़ी थी, तो उनके क्या क्या कर रही है इस प्रदूषण के निदान के लिए, कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। जो नवीनतम क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है, कार्यक्रम कौन सा चला जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करंट से संबंधित भी थोड़ा थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें आप कनेक्ट करोगे ना एक दूसरे को, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, अपना ये टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी यहाँ से गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी और आपका सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को और बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम जो कर रहे हैं आपके लिए, जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको मोटिवेट मिल रहा है। ऐसे कमेंट वगैरह नहीं करते, आप बताते नहीं हो, तो पता नहीं चलता कि इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं है, किस हिसाब से सुधार करें। तो आपकी कमेंट पर निर्भर करता है कि जो आप बताते हो, जो समस्या बताते हो कि ये कमी रही, तो उस समस्या के ऊपर आपको हम मेहनत करते हैं, उस समस्या को आगे बढ़ाने के लिए उससे समझाने की कोशिश की जाती है। तो कमेंट में जरूर बताएं, कोई किसी का टाइम थोड़ी खराब होता है कमेंट में बताने से कि हाँ कमी है, तो आप साफ साफ बताओ कि हाँ सर ये कमी है, तो उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना सुधार होगा उसका बेनिफिट दुगना आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सोचने वाली बात है थोड़ी सी। आप ये टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हो, आप आगे जाके अपने स्टूडेंट को भी समझाओगे कि हाँ इस प्रकार से आपको समझना है, ये समस्या है, तो खुद की समस्या तो समझाओ पहले, टीचर से पूछा करो सवाल कि हाँ सर ये समस्या है, इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है, तभी आप अपने भविष्य के लिए आगे बेहतरी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे थोड़ी मानसिकता पॉजिटिव बनाओ, यानी थोड़ी सकारात्मक सोचने की प्रयास करो। तो ये भी आपके लिए कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए या जो टीचिंग फील्ड में जाता है जो स्टूडेंट या जो अपना साथी है, तो उसको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, पहले ही प्रैक्टिकल रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए, प्राइवेट क्षेत्र में पढ़ाया जाए गवर्नमेंट क्षेत्र में। तो इन चीज़ों को आपको पहले ही समझना होगा, तभी आप अपने भविष्य को बेहतरीन बना सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वहीं पर टीचिंग, खुद को सुधार करना होगा इसमें। तो इसी बात है कि आज कट ऑफ कितने जाती है आप सभी जानते हो, 50%, 60%, 100% तो किसी की नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो उस हिसाब से तैयारी नहीं करते, उस हिसाब से परिपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, पूरा 100% किसी को भी याद नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको सुधार करना होगा और आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी टीचर होता है, कोई भी संस्था है, वो आपको मार्गदर्शन दे सकती है। इसके अलावा आपको मेहनत सेल्फ स्टडी आपको खुद को करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी आपको खुद को करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जितने ज़्यादा MCQ वगैरह निकालते हो, अदर मैटर जोड़ते हो, एक कोचिंग से परिपूर्ण सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बहुत सी कोचिंगों के नोट्स एक करने पड़ेंगे, कनेक्ट करने पड़ेंगे, खुद के नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, इस एक एक टॉपिक को कनेक्ट करते हुए। तो मैंने मेहनत की है, तो मुझे पता है कि मैंने कितने कम से कम कितनी कोचिंगों की, कितने टीचरों के नोट्स वगैरह मैंने कनेक्ट किए और अपने खुद के नोट्स तैयार किए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, टाइम लगता है इस चीज़ों को। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित को उनके सम्मेलन रिपोर्ट के वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में व्यवस्थित करना और रिपोर्ट है और वर्ष के आधार पर करना है। किसके आधार पर करना है हमें? वर्ष के आधार पर करना है। तो पहले दे रखा है हमें सीओपी, क्या दे रखा है हमें? सीओपी दे रखा है। सीओपी 21 यानी कोप 21 की बात कर रहा है। तो कोप 21 कब होता है आपका? ये होता है आपका 12 दिसंबर 2015 को। कब होता है आपका? 12 दिसंबर 2015 को। सर 2015 को तो होता, लेकिन कहाँ पर होता है ये? 2015 कहाँ पर होता है आपके? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है आपकी? पेरिस की बात करें तो आपकी फ्रांस की राजधानी। किसकी? फ्रांस की राजधानी। कौन सी नदी किनारे स्थित है? मैंने अफवातंत्र पढ़ाया आपको। पेरिस कौन सी? सीन नदी किनारे है ना, तो ये चीजें आपको कनेक्ट कर लेना साथ साथ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो यह होता है आपका 3 से 14 जून 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। और कहाँ पर होता है आपका? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो कहाँ पर है आपके? ब्राजील में। कहाँ पर आपकी? ब्राजील में। और ब्राजील को मैंने क्या बताया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा आपका? ब्राजील है। बताया कि नहीं बताया? याद आ रहा है ना? वापिस देखो, मैं वापिस भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेरिस मैंने बताया सीन नदी किनारे स्थित है, फ्रांस के अंदर है। और आपको मैंने बताया ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। और यहाँ पर अपना पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो के अंदर। फिर बात करते हैं, देखो आपका क्योटो प्रोटोकॉल, काफी बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये होता है आपका 11 दिसंबर 1997। कब होता है आपका? 11 दिसंबर 1997 में। और IPCC रिपोर्ट ये जारी होती रहती है 4-5 साल से। तो यहाँ पर देखो, ये अभी 2015 से पहले जारी हुई थी, तो इसकी फिक्स डेट तो यार नहीं पता, लेकिन ये आपकी COP 21 से पहले हुई थी। और ये क्वेश्चन आया था आपका UGC नेट 2022 में, UGC नेट 2022 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो आपका 1992 के अंदर कौन सा आपका? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। फिर आपका 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आपकी IPCC रिपोर्ट 2015 से पहले आई थी, अभी तो आई नहीं हो पाएगी, तो 4 हो जाएगी। और आपकी 1 नंबर पर हो जाएगा 2015 में आपका COP 21, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। और सीधे सीधे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। COP 21 कब हुआ था? COP 22 कब होगा? COP 17 कब होगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपकी ग्रेड में पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि देश में आयोजित हुआ था। और कल मैंने टेलीग्राम पर डाला था इस क्वेश्चन को। कहाँ पर डाला था मैंने? टेलीग्राम पर डाला था, टेलीग्राम पर। और वहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके? 12% दोस्त पास हुए हैं। कितने परसेंट दोस्त पास हुए हैं? 12%। उनको ये नहीं पता कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रूपरेखा कौन से सम्मेलन में तैयार की गई थी। तो आप देख लो आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। बहुत कमजोर तैयारी है भाई दोस्तों, आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बिना नौकरियां खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। फिर दुख पाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 12% पास हुए थे। और इसको बात करते हैं, देखो रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो अभी देखा हमने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। कौन सा होता है आपका? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो ये तो कैंसिल हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 80 पर आधारित था, यानी 1987 के अंदर आया था ये आपका। और किसको लेकर आया था? ये ओजोन संरक्षण को लेकर, ओजोन संरक्षण को लेकर, ठीक है। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार हुई थी आपकी वियना सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? आपकी वियना सम्मेलन में हुई थी। और वियना सम्मेलन हुआ था आपका कब हुआ था? 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। तो यही तो पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है, मतलब वियना सम्मेलन का प्रतिफल क्या है आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझने की भाषा समझने की आवश्यकता थी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। और कब होता है वियना सम्मेलन? 1985 के अंदर। कब होता? 1985 के अंदर। यहाँ पर देखो आपके कोपेनहेगन की बात करें तो कोपेनहेगन की बात करें 1992 के अंदर क्या होता है इसके अंदर? 1992 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कोपेनहेगन संशोधन हुआ था, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन। याद करो भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन का हुआ था आपका कोपेनहेगन संशोधन बोला जाता है 1992 में। और कौन से सम्मेलन हुआ था आपका? कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन। याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ?
अब वापस याद कर लेना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है। कौन सा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? वो था आपका वियना सम्मेलन जो 1985 में होता। इस सम्मेलन के बाद में इसकी रूपरेखा तैयार की गई और 1987 के अंदर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ आया, आपका ओजोन संरक्षण को लेकर था ये। और फिर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ, वो हुआ था आपका 1992 के अंदर। कब हुआ था? 1992 के अंदर। और उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका कोपेनहेगन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो डी जेनेरो आपके ब्राजील देश में स्थित है और यहाँ पर आपका 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर स्थित? आपकी ब्राजील में स्थित है और 1992 में यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही के समय में भूमंडलीय तापमान में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि दर देखी गई है? हाल ही के समय में यानी उस समय ये आपका जो एग्जाम हुआ था, ये भी पीछे के 2-4 साल या पीछे के एग्जाम में, तो वहाँ पर एक करंट का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? आपका करंट का क्वेश्चन था। तो हाल ही के समय में भूमंडलीय तापमान में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि दर देखी गई है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1.4 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस या 5.8 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान में वृद्धि दर देखी गई है। याद कर लेना, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आपका वापस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? यदि अपनी जलवायु परिवर्तन है, पृथ्वी का जो वायुमंडलीय परिवर्तन है वो उसके कारण क्या है कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रही है? तो बताओ भाई। कभी तापमान बढ़ रहा है, कभी आंधी तूफान ज़्यादा आ रहे हैं, कभी चक्रवात आ रहा है, तो ये परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज है, बिल्कुल राइट है। ओजोन परत का संरक्षण हो रहा है, इसका कारण है आपका CFC यानी जो आपकी ठंडी हवा चाहिए होती है। ठीक है, अभी बरसात का मौसम में फिर भी लोग AC वगैरह चला के सोते हैं, कूलर वगैरह, ठंडी हवा चलती रहती है। तो पहले ये नहीं था सिस्टम, तो इसमें क्या हो रहा है, इनकी वजह से आपकी ओजोन का संरक्षण हो रहा है। ओजोन संरक्षण पहला छिद्र कब कहाँ देखा गया था? आपका अटलांटिक महाद्वीप में। कौन से देखा गया था? अटलांटिक महाद्वीप पर देखा गया था। जो आपका जनसंख्या विहीन है और क्षेत्रफल में बात करें अटलांटिक महाद्वीप, तो कौन से नंबर पर आता है? आपका 5 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। और जनसंख्या क्षेत्र में बात करें तो 7वें नंबर पर आता है। सिर्फ आपके यहाँ पर इसे विज्ञान का महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका विज्ञान का महाद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, प्रदूषण भी है। प्रदूषण जैसे आपका जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। कौन सा हो गया आपका? जल प्रदूषण है कि नहीं हुआ? नदियाँ वगैरह के पास कारखाने हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं वो सभी नदियों के किनारे पर स्थित है। उसमें अपना अपशिष्ट वगैरह है, जो आपकी जो अन्य उपयोगी बोलते हैं वस्तुएं, उनको नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर बहुत सी बीमारियां वगैरह हो रही है। और धीरे धीरे जैसे अपने राजस्थान के उत्तर की बात करें, पंजाब में, तो यहाँ पर कैंसर के ज़्यादा पीड़ित मिल रहे हैं। और राजस्थान में भी ये जो आपकी गंगा नहर है, आपकी गंगा नहर है, इसके अंदर आपका जो पंजाब हरियाणा से पानी आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में काफ़ी समस्या को देखने को मिली है। इसके अलावा आपका वायु प्रदूषण भी हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और आपका ध्वनि प्रदूषण भी अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। इतने ज़्यादा शोर शराबा हो चुका है कि अपने कान वगैरह ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या आ रही, कौन सी आवाज़ आ रही, कुछ सुन पाते हैं कि अच्छे से नहीं। तो ये सभी कारण आपके जलवायु परिवर्तन के, सभी कारण के आपके जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें भी आपके, ओजोन परत का क्षरण जो लगातार हो रहा है। ठीक है, और उसके लिए आपको पता है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी पढ़ा था, इसके संरक्षण के में उपाय आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बताओ भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? आपका प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987, याद कर लेना 1987। इसके तहत 16 सितंबर को क्या बना जाता है? आपका ओजोन दिवस बना जाता है। कौन सा? ओजोन दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 5। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? इनमें से कौन सा पदार्थ है इनमें से जो आपके सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता? देखो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, मीथेन, CO2 या जलपास। तो यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ अपना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर। ये आपकी अम्लीय वर्षा के लिए जान जाते हैं, इसलिए आपके अम्लीय वर्षा के लिए मीथेन है, CO2 है और जलवाष्प भी आपकी सर्वाधिक तापमान में उपयोगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? यानी जैव सूचक कौन सा है इनमें से, वो बताना था हमें। फन है, मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो क्या होता है आपका, जो सजावटी पौधे वगैरह नहीं लगाते घर के अंदर, मनी प्लांट उनको बोलते हैं ना, घर के अपने अपने घर के अंदर बना रखे हैं आजकल के। अमरबेल भी नहीं है आपकी। ठीक है, अमरबेल क्या आपका एक परजीवी है। यदि साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है आपका साइंस के अंदर, परजीवी का उदाहरण बताओ एक, तो अमरबेल। काफ़ी बार ये आपकी 3rd ग्रेड साइंस मैथ का देखना, वहाँ पर काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरबेल के बारे में।
लाइकेन यहाँ पर एक आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जैव सूचक हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, उपस्थिति को दर्शाता है, उपस्थिति को दर्शाता है। तो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है आपका SO2 की उपस्थिति को। ठीक है, किसकी उपस्थिति दर्शाता है, आपका SO2 की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फैक्ट क्वेश्चन है सभी। भारत की नदियों में मछलियों की संख्या तीव्र गति से घटने लगी है। भारत की जो नदी है वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनकी गति तीव्र गति से घटने लगी है। तो अम्लीकरण के कारण नहीं, अम्लीकरण यानी अम्लीय वर्षा की बात कर रहा है। अम्लीकरण का मतलब अम्लीय वर्षा वगैरह होती है या कुछ पदार्थ उधर मिला दिया जाता है, उनसे नहीं। ओजोन संरक्षण, देखो ओजोन संरक्षण आपका वायुमंडल से है। ठीक है, नदियों से क्या लेना देना ओजोन संरक्षण का, तो ये भी नहीं है। तो देखो बाकी दो ऑप्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं। वायु, जल, मृदा, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी है वैसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वायु प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है, जल प्रदूषण तो है ही, मृदा भी, ध्वनि भी प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 देखो क्वेश्चन 8 क्या था, कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। मैंने आपको भारत का अपवाद तंत्र पढ़ाया था और अभी मैंने बताया कि 2016 के अंदर इसको जैविक मरुस्थल की उपमा दी गई थी। कब, 2016 के अंदर। 2016 में क्या दी गई थी इसको, जैविक, 2016 बताई थी, कितने बताई थी, तो याद कर लेना, डेट कंफर्म नहीं है भाई, मेरे दिमाग में 2016 ही, बता देता हूँ, कभी याद कर लो आप, डेट देख लेना इसकी। जैविक मरुस्थल की उपमा दी गई है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि आपके 2 पठार आते हैं, 2 पठारों के बीचों बीच बहती है। ऊपर में आपका हजारीबाग का पठार और नीचे में देखो आपकी नदी निकलती है इधर से। और ये पठार वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ये पठार वाला क्वेश्चन आया था, इधर आपका हजारीबाग का पठार है और नीचे आपका रांची का पठार है। कौन सा आपका, रांची का पठार है। सर ये तो 2 भागों में बांट दिया, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इस छोटे नागपुर के पठार को कौन सी नदी 2 भागों में व्यक्त करती है, सर आपने बताई थी दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। और आगे जाकर आपके पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में किसमें मिल जाती है, आपकी हुगली में। और हुगली किसमें मिल जाती है, आगे जाके इधर गंगा के अंदर। ठीक है, ये हमने अपवाद तंत्र पढ़ा था। और ये जो वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है आपका, ये किसके लिए जाना जाता है, आपका जैविक मरुस्थल के लिए सर। और वैसे बात करें भारत का रूर प्रदेश है आपका, रूर क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है, सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। वापस रिवीजन करवा दिया ना मैंने, देखो अच्छे से प्रैक्टिस की है, उस दोस्त के लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाए आपका, दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल का शोक, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल का शोक, वेस्ट बंगाल का शोक बोला जाता है। सोन नदी मैंने बताई थी, ये आपकी गंगा में मिलती है, इधर से मान लेता हूँ गंगा में मिलती है। और कहाँ से निकलती है, आपकी सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी है आपकी, पर्वत श्रेणी है, इसकी जो मैकाल श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत की जो मैकाल श्रेणी है ना, मैकाल श्रेणी से निकलती है। कौन सी, आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से, अमर, सोन और नर्मदा, सोन और नर्मदा दोनों विपरीत दिशा में बहती है, ये तो आपकी गंगा मिल जाती है। पेरियार नदी आपकी लेगून के लिए जानी जाती है, किसके लिए, लेगून के लिए, किसमें, आपके केरल। और केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी। याद कर लेना, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कलाम का क्वेश्चन आया था, उसमें कलाम ने पन्नार माना था, जो पन्नार आपकी इसमें छोटी है। पन्नार को जो आपके केरल का वरदान बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपका, केरल का वरदान। देखो वापिस, ये अपनी गंगा है, गंगा बहुत प्यारी है, 2 धाराओं में निकलती है। ठीक है, और देवप्रयाग बनाती है, देवप्रयाग के बाद वो आगे आपके ऋषिकेश से आपकी मैदान में मिल जाती है। सर्वाधिक आपकी यूपी के अंदर बहती है, फिर बंगाल में, फिर बांग्लादेश में किस नाम से आप जान जाती है, आपकी पद्मा के नाम से या जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से। ठीक है, और बांग्लादेश में बहते हुए आपके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली और आपके गंगा के जो पद्मा बांग्लादेश में, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, वो क्या आती है, जमुना। और दोनों, जमुना और पद्मा दोनों मिलकर मेघना बनाती है। और मेघना हुगली के बीच में जो आपका डेल्टा है, उस डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, आपके सुंदरवन के वन पाए जाते हैं। कौन से, आपके सुंदरवन डेल्टा, जो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, और सर्वाधिक पाई जाती है। और बार बार क्वेश्चन आपके आए हैं, क्या प्रदूषण फट रहे हैं और नदियाँ फटने लगी सर। चलो छोड़ो, रिवीजन हो जाएगा, आप देख लेना, वहाँ पर भारत की ज्योग्राफी अच्छे से करवाई है और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा के। MCQ प्रैक्टिस कर लेना भाई, जिसको जरूरत हो। अम्ल वर्षा निम्नलिखित ना के तो द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। देखो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड। देखो ये तो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी, आपकी CO2, मीथेन और तापमान में वृद्धि करती है। किसमें करती है, आपकी तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि करती है। तो ये तो नहीं है।
बची आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 नवंबर को, 5 जून को, 14 अगस्त को या 5 मई को, बताओ भाई। तो ये बनाया जाता है आपका 5 जून को, बता दिया ना, सबको याद है ना 5 जून को, ठीक है। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो इसका आरंभ हुआ था, घोषणा कब हुई थी इसकी, आरंभ या घोषणा की बात करें तो घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 1972 में। 1972 में कौन सी आपकी, जो आपके स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था आपका, कौन सा आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। और किसने किया था आपका, संयुक्त राष्ट्र, यूएन का सम्मेलन था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योंकि आपकी यूएन भी आपकी सिलेबस के अंदर है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो यूएनओ वगैरह आपका संयुक्त राष्ट्र वगैरह, तो ये चीज़ें याद करना। स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसमें 1972 में घोषणा की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस की। और पहला बनाया गया था आपका पेस्ट बार, पहली बार कब बनाया गया था, तो सर पेस्ट बार बनाया गया था आपका 1976 के अंदर। कहाँ पर बनाया गया था, 1976 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य क्या निश्चित किया था कि पर्यावरण दिवस क्यों बनाया जाएगा, तो इसका उद्देश्य था, उस टाइम का उद्देश्य था आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति, याद करो साथ साथ, पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। बरसात का मौसम है, ठीक है, और सभी दोस्त अपने घर जाओ, राखी के ऊपर घर जाओ, तो राखी के ऊपर एक एक पौधा जरूर लेके जाना और अपने घर पर लगा के आना, ठीक है। शुरुआत छोटी छोटी होती है। जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप यदि पहला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हो, दूसरा पैराग्राफ अलग तरीके से पढ़ते हो, तो उसी प्रकार से आप पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हैं। रोज कभी भी जाए, एक पौधा लगाएंगे, कभी 2, ठीक है। 10-20 रुपये में एक पौधा मिल जाता है, कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। खुद को सुधार, एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे नगर पालिका अधिनियम पढ़ते आप, ईओ आरओ वाला, तो वहाँ पर धाराएं आती है, तो धारा 158 है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी कचरा यदि बाहर फेंकता है तो उसके ऊपर जुर्माना है, ठीक है। जुर्माना है, लगता नहीं है, आपने नहीं देखा ना, 158 देखना आप नगर पालिका की। यदि कोई कचरा वगैरह फेंकता है तो उस पर क्या लगता है, जुर्माना लगता है। तो उस जुर्माने के लिए क्या होता है आपका, यदि उसमें शुरुआत करो, यानी किसी दुकान की थड़ी पर बैठे हो, तो उसमें कचरा पत्र है, तो उसमें स्वयं पहले कचरा आप फेंक नहीं सकते, उस कचरे को, चाय का गिलास को हम फेंक के आते हैं ना रोड के ऊपर, रोड के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं। यदि उनको फॉलो किया जाए, उन नियमों को फॉलो किया जाए ना, तो आप बहुत बुरे फंस सकते हो। तो करता कौन है, चलो कोई नहीं, शुरुआत करो भाई अपने आप से, सुधारो अपने आप को, क्योंकि अपन का भविष्य पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमें सुधार के जाना चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया के अंदर। तो देखो 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य मैंने बता दिया। और देखो 2025 की, देखो हम तो याद करते हैं अपना 2025, और इसकी मेजबानी की थी अपना दक्षिण कोरिया। कौन की थी आपकी, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया लिख देता हूँ। दक्षिणी कोरिया ने इसकी मेजबानी की थी। किसने की थी आपकी, दक्षिणी कोरिया ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, थीम की बात करें तो थीम थी इसकी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, प्रदूषण का अंत इसकी थीम थी। और आपका 2026 में नेतृत्व कौन करेगा, यानी 2026 में मेजबानी कौन करेगा, यह आपका सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। 2026 में मेजबानी करेगा आपका, बताऊं क्या, अरे नाम आपकी जानते हो, नाम आपकी है गुटनिरपेक्ष। तो वहाँ पर देखो अभी सम्मेलन अजरबैजान, याद करना अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या आपकी, राजधानी सर आपने बताई थी बाकू, याद कर लेना, रट लेना, समझ के पढ़ा करो भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, विश्व पर्यावरण समस्या, और बात किससे कर रहे हैं, देखो क्या याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे होता है आपका पारस्परिक संबंध, शैक्षणिक जो आपकी टीचिंग मेथड पढ़ते हो ना, वहाँ पर आता है कि विषयों को कैसे जोड़ा जाए, तो इन चीज़ों को देखो इस प्रकार से जुड़ती है विषय। भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, भारत में लागू बहुत जल्दी होता है लेकिन पूरा कभी नहीं होता। 1972 में, 1974 में, 1982 में, 1988 के अंदर, तो ये लागू हुआ था आपका 1974 के अंदर। देखो जल अधिनियम है 1974 में लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था, 1974 में, याद करो भाई कब लागू हुआ था, 1974 के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है क्या, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बताओ भाई कौन सी आपकी 12 का राइट आंसर बताओ भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। सर आपने क्या बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड बताया था, क्या बताया था मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न खंडों में से
किस एक में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषण बाकी का हरा सूप कहलाता है? कौन सा भैया आपका? दिल्ली आगरा वाला मैदान। ठीक है, यमुना नदी बहुत ही प्रदूषण का है, क्योंकि लगभग दिल्ली की कार भक्का नहीं है, यमुना नदी किनारे ये आपकी दिल्ली, मथुरा, वृंदावन वगैरह है आपकी, तो ये आपकी यमुना नदी किनारे है। आपकी यमुना नदी की बात करें यहाँ पर, तो ये आंसर तो आपका ऑप्शन हो गया दिल्ली आगरा। यमुना नदी की बात करें तो ये आपकी बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। कौन सी श्रेणी से निकलती है? आपकी बंदरपुर श्रेणी से निकलती है, आपके उत्तर में, आपके उत्तराखंड से। ठीक है, और ये आपकी गंगा की दाईं ओर की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी शाखा। अरे बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवाया है। बात याद करने वाली है, वो क्लास देखना आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी देखते नहीं हो और 5-10 मिनट देख के छोड़ देते हो, वो आपकी गलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? अपना जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है भैया आपका? यूट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, आयल सिल्क या जैव ऑक्सीजन मांग BOD। जैव ऑक्सीजन मांग BOD, तो कौन सा भैया बताओ 14 के अंदर राइट आंसर बताओ। देखो, यूट्रोफिकेशन आपका जल प्रदूषण है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? यह आपका नाइट्रिफिकेशन नहीं है। ये किससे का है आपका? जो आपके मृदा में पोषक तत्वों के चक्र का हिस्सा है, मृदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी मृदा प्रदूषण से संबंधित। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 14 का नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का यंत्रीय उपाय नहीं है? भाई यंत्रीय उपाय नहीं है, बताओ। सीडर ब्लॉक, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर और साइक्लो सेपरेटर। तो देखो, आपके नाथ पब्लिकेशन ने आपका इसका माना है साइक्लोन सेपरेटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नगर के अंदर में उच्च तापमान को कहते हैं, जो आपका नगर के अंदर है उसमें उच्च तापमान को कहते हैं उष्मा गुमद, उष्मा उच्च, उष्मा गर्त। ये तो देखो गर्त की बात कर रहा है, निम्न उल्टा विपरीत हो गया इसके। इससे क्या हो गया आपका? विपरीत। तो उष्मा द्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न देशों में से किस में अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो इसके अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा किसकी होती है आपकी? किसी कारण आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रांस पर, जर्मनी पर, नीदरलैंड पर या नॉर्वे पर? तो किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? आपके नॉर्वे के ऊपर। किस पर पड़ता है आपका? नॉर्वे के अंदर। और सेकंड ग्रेड के अंदर बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आपका याद कर लेना। नॉर्वे ऐसे सिंग सी ऊपर आपके यूरोप में देखते हो, यूरोप महाद्वीप में ऊपर है सिंग सी, इस सिंग के अंदर आपका नॉर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निश्चित तौर पर भूमंडलीय उष्मन का परिणाम होगा, निश्चित तौर पर भूमंडलीय उष्मन का परिणाम होगा विश्व के पेड़ पौधों का विनाश, मानव शरीर के तापमान में वृद्धि, विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में वृद्धि, स्थल खंडों के तटीय क्षेत्रों में निमंजन। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो स्थल खंड है ना, उनके तटीय क्षेत्रों का क्या आपका? निमंजन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका भूमंडलीय उष्मन का परिणाम होगा। निश्चित तौर पर भूमंडलीय जो उष्मन का परिणाम है वो क्या आपका? स्थल खंडों के तटीय क्षेत्रों का निमंजन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव है। कौन सा भाई पर्यावरण प्रदूषण का निम्नलिखित प्रभाव? तो धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रभाव की मात्रा को कम करना। बिल्कुल, धरातल पर जो सूर्य, इधर आपके पर्यावरण प्रदूषण के आपके जैसे ग्रीन हाउस गैसों की एक वो बन गई, परत बन गई यहाँ पर। इधर से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो विकिरण वो तो रोक, इससे तापमान को रोक लेता है, और यहाँ पर तापमान बढ़ गया किसी कारण, क्योंकि ये वापस नहीं जाने देती। जो आता है अंदर सूर्य का प्रकाश, उसको वापस बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो आपका मात्रा को कम करना, बिल्कुल राइट। सूर्य के धरातल पहुंचने वाले सूर्य के प्रभाव की मात्रा को कम कर देती है, बिल्कुल राइट। कोरिया में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट। कोरिया में क्या होती है? प्रदूषण के कारण वृद्धि होती है। वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, जो वातावरण का तापीय गुण है उनको क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। डेसिबल इकाई में जो प्रदूषण मापा जाता है वह डेसिबल के में किसको मापा जाता है? वायु को, जल को, मृदा को या शोर को? तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा आपके शोर को। जो आपका शोर होता है उसको किस मापा जाता है? आपका डेसिबल के अंदर मापा जाता है। आवाज, ध्वनि प्रदूषण।
प्रदूषण को मध्य हेतु निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके फैक्ट क्वेश्चन। प्रदूषण कुमन नगरों में ऊपर बनता है, बिल्कुल राइट। नगरों में क्या बनता है? ऊपर बनता है। अभी देखा ना हमने उष्ण द्वीप ही है, पढ़ा था ना अभी क्वेश्चन आया था। देखो उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा भाषा के अंदर आया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन द्वितीय प्रदूषक है? ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन, नाइट्रो ऑक्साइड, SO2 या O3। तो कौन सा आपका द्वितीय प्रदूषण है भाई? बताओ। कलाम की जो बुकलेट के क्वेश्चन, जो टेस्ट का क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर अच्छे से समझाया था हमें तृतीय प्रदूषक कौन सा है, द्वितीय प्रदूषण कौन सा है, प्रथम प्रदूषण कौन सा है। ठीक है, सारे बताए हुए आपको। तो जो O3 है वो आपका कैसा आपका द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, O3 अंतर तो ओजोन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भूमंडलीय उष्णन का संकेतक नहीं है? भूमंडलीय उष्णन का संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता में वृद्धि, प्रवाल विरंजन, ताल सागर तल में वृद्धि, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता में कमी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता में कमी हो जाती, ये आपकी किसका संकेत नहीं है? आपके उस भूमंडलीय उष्णन का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन भूमंडलीय उष्णन में योगदान नहीं देता? देखो भूमंडलीय उष्णन में योगदान नहीं देता, कौन नहीं देता भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैक्ट क्वेश्चन है सभी। आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपके उष्णन में योगदान नहीं देता है। किसके लिए कारक? आपका अम्लीय वर्षा कारक है। और अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? आपका सर्वाधिक प्रभाव सर अभी बताया आपने नार्वे पर। किस पे पड़ता है? आपके नार्वे के। योगदान किसका होता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड को। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसके? ग्रीन हाउस गैस के लिए जान जाती है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जान जाती है। नेक्स्ट है 25। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? धूम कोहरे के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य प्रकाश। तो 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, CO की आवश्यकता नहीं है। मिनामाता घटना, देखो मिनामाता घटना जापान में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? आपकी जापान के अंदर। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन आपके। जो पर्यावरणीय निम्नीकरण एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? वायु प्रदूषण, न्यूक्लियर दुर्घटना, जल प्रदूषण या तापीय प्रदूषण। 26 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल प्रदूषण। विगत शताब्दी के दौरान विश्व में समुद्र के स्तर में लगभग कितनी वृद्धि हुई? यानी समुद्र का जो स्तर बढ़ा, जैसे अपना न्यूमूर द्वीप डूब चुका है। न्यूमूर द्वीप है आपका, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था, वो डूब चुका है। यानी कि इसका मतलब कि आपका समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। क्या है? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और कितनी वृद्धि हो चुकी है आपकी विगत शताब्दी में? तो 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर 15 सेंटीमीटर। कितना भाई? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। शहरी क्षेत्रों में रात होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण की क्या प्रभाव है? न्यून स्तर पर तापमान के विलोमीकरण का क्या प्रभाव है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो प्रदूषकों के जमाव में भारी धुंध हो जाती है, बिल्कुल राइट। प्रदूषकों के जमाव से क्या हो जाती है? आपकी भारी धुंध। मौसम सुहाना हो जाता है। देखो मौसम सुहाना कभी नहीं होता है ऐसे। फिर सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, यानी पवन है वो, यानी हवा वगैरह चलना स्थिर नहीं होती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बिल्कुल राइट। तो ए व सच सही है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये प्रभाव पड़ते हैं आपके शहरी क्षेत्रों में रात होने पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 देखिए, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का तापीय वियोजन, रंग बनाना, वात्या पट्टी या गैसोलीन मोटर का निकास। तो आपका CO है, इसका प्रमुख मुख्य स्रोत क्या आपका? गैसोलीन मोटर निकास। यानी गैसोलीन के मोटर निकास से आपका CO2 उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। मीनामाता खाड़ी में प्रदूषण का कारण क्या है? पारा है क्या? क्या है आपका? रेडियोधर्मी पदार्थ, तेल, घरेलू अपशिष्ट, जल या पारा? तो पारा है। क्या आपका? पारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए आपका, औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? हाथी घास, पार्थेनियम, जलकुंभी या जलधनिया। तो 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी। और आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है जलकुंभी वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
32 देखिए, निम्न में से किस कार्य की वजह से पूरे विश्व में किसी अन्य कार्य की तुलना कहीं अधिक जल प्रदूषण से है? कृषि, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण उद्योग या शहरीकरण। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विनिर्माण उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है। जो पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो क्या क्या कहलाता है आपका? सूक्ष्म उपचारण, नैनोपचारण या जैव उपचारण या जीवावास। तो क्या कहलाता है भाई? राइट आंसर बताओ कमेंट के अंदर फटाफट। तो जैव उपचारण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जैव उपचारण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। देखो 1992 में कब हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? वो कहाँ पर हुआ था आपका? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में कौन सा होता आपका? देखो स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरुआत होता है आपका 5 जून, यानी 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका उद्घाटन या घोषणा हुई थी आपकी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। ठीक है। क्योटो है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 याद कर लेना। क्योटो प्रोटोकॉल भारत पूछा जाता है। रियो डी जेनेरो आपके ब्राजील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कब होता है आपका? ब्राजील के अंदर। और कब होता है ये आपका? 1992 के अंदर। और 1992 में कौन से माह में होता है आपका? जून माह में। कौन से माह में? जून माह में। और डेट पूछ ले तो ये होता 3 से 14 जून। 1992 में 3 से 14 जून को ब्राजील में रियो डी जेनेरो नामक स्थान है, वहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। बार बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित नहीं है? देखो एजेंडा 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मॉन्ट्रियल संधि, क्योटो संधि, रियो सम्मेलन या +5 सम्मेलन। तो कौन सा नहीं है आपका 35 के अंदर? तो आपका रियो सम्मेलन नहीं है। कौन सा आपका? रियो सम्मेलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन शेयर का साक्ष्य प्रस्तुत किया? देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आपके। मोलिना, रोलैंड, जेफ हारमन, एम.एल. पेरी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जेफ हारमन थे, जो आपकी सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए ओजोन शेयर का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। किसने आपके सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन शेयर का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? आपके जेफ हारमन ने। 1997 में पारित क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी रोकथाम का कारण था? देखो ओजोन परत की बात करें ये तो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये तो नहीं था आपका 37। तो बाकी कौन सा आपका? मरुस्थलीकरण के लिए भी आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल नहीं था आपका। निवर्णीकरण के लिए नहीं था आपका। भूमंडलीय उष्णन के लिए था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। फैक्ट क्वेश्चन है सभी। निम्नलिखित में से किसने एजेंडा 21 पारित हुआ? किसमें आपका एजेंडा 21 पारित हुआ? देखो पृथ्वी सम्मेलन कब आता है? 1992 के अंदर। ठीक है। कहाँ पर आपका? रियो डी जेनेरो। कहाँ पर होता है दोस्तों? रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो कहाँ पर पड़ता है आपका? ब्राजील के अंदर। और ब्राजील कौन से माध्यम पड़ता है आपका? दक्षिण अमेरिका माध्यम में। ठीक है। मॉन्ट्रियल मसौदा ये कब हुआ था आपका? 1987 के अंदर। ये आपका मसौदा, क्योटो मसौदा कब हुआ था आपका? 1997 के अंदर। तो कौन सा नहीं है पारित? तो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पारित होता था आपका एजेंडा 21। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दिया हुआ आ गया यहाँ पर। प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन उच्चतम है। प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन उच्चतम है कौन से देश में? आपके अपने भारत में है या अपने पड़ोसी देश चीन में है, USA यानी अमेरिका में है, या जापान के अंदर है? तो सर्वाधिक आपके जो प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन है उच्चतम है वो कौन से देश के अंदर है? तो वो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा अपना चीन। 40 देखिए आपका, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य यानी गोल और कितने लक्ष्य टारगेट शामिल किए गए हैं? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था जब ये टारगेट किया गया था। तो इसमें देखो 17 तो क्या थे आपके? 17 तो उद्देश्य थे। और गोल कितने थे आपके? 100 गोल तो थे आपके 17 यानी उद्देश्य। और इसके लक्ष्य कितने थे आपके? लक्ष्य थे आपके 169 लक्ष्य थे। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 17 उद्देश्य थे, 169 लक्ष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश पेरिस समझौते के से अपना हाथ पीछे खींचना चाहता है? देखो ऐसे अभी वर्तमान में अमेरिका है ना, अमेरिका सभी से अपना पीछे छुड़ाना चाहता है। तो राइट आंसर भी क्या जाएगा आपका? अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। पेरिस समझौता आपके कहाँ पर होता है? आपका फ्रांस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी आपकी? फ्रांस की। और कौन सी नदी किनारे स्थित है? आपकी सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 और अमेरिका है ना, ये दगाबाज हो गया आजकल।
बयास, यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो मैंने क्या बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर आया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर आया था। कब आया था? 1997 में। ये कार्बन था, ये ओजोन के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नहीं, ओजोन तो परत है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रखा है ना ऊपर, देखो। ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। ठीक है, इसको कम करना, इसको कम करना, और कम करके क्या आपका ओजोन संरक्षण को बचाना, ओजोन को बचाना, इसको बचाना, आपका ओजोन को बचाना, इस ओजोन को बचाना, O3 को बचाना, क्योंकि ये आपके ऊपर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। पृथ्वी रक्षा किससे करती है? आपकी पराबैंगनी किरणों से करती है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। 43 देखिए आपका, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व का तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य है। ये अभी नवीनतम क्वेश्चन आपके 2021 से लेकर बाद। ठीक है, और लक्ष्य रखा गया था आपको कितना? पूर्व औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस के नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस प्राप्त के नीचे, या पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त नीचे, या पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त नीचे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त नीचे। यूएनओ की मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित पृथ्वी ग्रह के लिए 3 बड़े संकट ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस में शामिल नहीं है। तो पृथ्वी के 3 बड़े स्तर है भाई। एक तो प्रदूषण तो है ही, सबसे आगे तो प्रदूषण रहता है। जैव विविधता का ह्रास भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रही है, क्योंकि जैसे आपका प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, आप देखो प्रदूषण की बात करता है आपका यूएन, प्रदूषण की बात करता है, और ब्लेम किसको करता है? इंडिया को, भारत को ब्लेम करता है कि भारत पर दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं। दीपावली पर क्या फोड़े जाते हैं? आपके पटाखे फोड़े जाते हैं। ठीक है, अपने फोड़े जाते हैं दीपावली पर, और ये यूएन क्या कर रहा है? भारत को ब्लेम करता है कि पटाखे बंद करो। इस यूएन की देखो बात बताएं, रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक चल रहा है। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। प्रदूषण कितना हो रहा है? हो रहा ना, किसी की हिम्मत नहीं है ना कहने की, इसी की हिम्मत नहीं है ना, इसकी नहीं है। इजराइल हमास युद्ध चल रहा है ना, अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने 500 टन बम गिराए। ठीक है, और इतना प्रदूषण हुआ बहुत ज़्यादा। इस अमेरिका कहता है कि भारत में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। आप देखो, ये देखो एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है, इनके घर के मुंह किनारे जाके है ना पटाखे फोड़ के आना इस बार दीपावली पर। तो इसमें देखो आपका वृक्षारोपण है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। 45 देखो, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान औसत मौसम परिस्थितियां कहलाती हैं? तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, जलवायु। तो 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलवायु, ऑप्शन नंबर 4। जलवायु परिवर्तन का आशय, जलवायु परिवर्तन का आशय क्या भैया? आपका दैनिक तापांतर है, दैनिक वर्षा है, तापमान और मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन है, या दैनिक आर्द्रता है? तो सर आपका तापमान और मौसम ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन है, यह आपका जलवायु परिवर्तन का आशय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज फैक्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? देखो अप्राकृतिक मानव जनित कारण है, प्राकृतिक कारण है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बताओ, दोनों आपकी ए और ब दोनों है। अप्राकृतिक और मानव जनित कारण भी है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही है। फिर प्राकृतिक कारण भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो प्राकृतिक भी कारण की वजह से भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारक है, देखो इससे क्वेश्चन, मनुष्य है, झाड़ी है, पौधे है, पशु है। तो मनुष्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है प्रकृति का, तो मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। देखो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है मनुष्य, जो सब कुछ समझ सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, सबसे खतरनाक। तो जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, CO2 का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन। तो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन ही नहीं है भाई, मनुष्य इसको भी नहीं कर सकता तीव्रता में परिवर्तन, बाकी तो ये सभी करता है। इसमें तो अग्रणी है सभी राज्य क्या, सभी लोग। इसको देखो आपका ठंड है बहुत ज़्यादा, फिर भी कूलर चला के सोएगा बंदा, चाहे चद्दर ओढ़ के सोनी पड़े। ठीक है, मीथेन है ही,
और जीवाश्म ईंधन का उपयोग CO2 को उत्सर्जन है। सूर्य की तीव्रता की बात करें, इसका अभी तक तो नहीं है, आगे भविष्य में कह नहीं सकते क्योंकि चाइना खुद का वो बना रहा है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 50, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। देखो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन ये आपके प्राकृतिक कारण है, ठीक है भाई। सूर्य का जो तापमान है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो ठीक है। ज्वालामुखी उद्वेदन यानी ज्वालामुखी वगैरह आते हैं उसे मानव की वजह से नहीं आते हैं वो, ठीक है। महासागरीय धाराओं में परिचक्रण में परिवर्तन यह हवाओं के कारण होता है। हमने महासागर पढ़े ना, अभी पवनें पढ़ी थी, तो ये भी आपके प्राकृतिक है। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव जनित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। प्रदूषण के कारण होता है। एक ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? शीशे से बना एक घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने नहीं देता, तो अंदर तो आना चाहिए, तो बी तो गलत हो जाएगा आपका। बी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर न आने दे, देखो अंदर तो आएगा ही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है, तो उसमें बाहर नहीं जाने देता। मैंने क्या बताया, ऐसे पट्टी से बन चुकी है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जाता, इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है जमीन पर उगे पेड़ से, चारागाह से, में चरते हुए जानवर से, बगीचे में टहलते हुए आदमी से, धूप में पार्क किए गए कार से। तो ग्रीन हाउस की तुलना तो आपके धूप में पार्क किए गए इससे कर सकते हैं हम, कार से, ठीक है, क्योंकि इतनी गर्म हो जाती है। आप जब देखते हो ना, जब अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी करके आओ, फिर 1 घंटे जाकर उसके अंदर बैठो, क्या हालत होती है आपकी, तो पता है ना। फिर भी नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते ना, नहीं समझते भाई। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? फैक्ट क्वेश्चन आपका। CC पार्क ने, JNM जेफर्स ने, जोसेफ फेरियर ने, या एल जोबलर ने। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोसेफ फोरियर। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ठीक है, तापमान का बढ़ना किसमें? वायुमंडल में। तो राइट आंसर तो ये हो गया। मैंने अभी बताया, कितनी बार बताऊंगा इसे। ये कार्बन इधर आपका सूर्य आ तो जाता, बाहर नहीं जाता, यहाँ पर पृथ्वी की धरातल पर क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों का काम है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों का काम क्या है भाई? सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी सतह पर आने देना, पर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना, यानी रोक लेना। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो अलग अलग भाषा में आ गया। देखो देखो इस वायुमंडल में गैसों का घनीकरण, तापमान बढ़ाना, ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो किस ग्रीन हाउस की संकल्पना, ये तो आगे चलो। ये देखो धूप में पार्क की कार को समझाना। एक ही एग्जाम्पल के 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपके। 56 देखिए आपका, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? ग्रीन हाउस गैस के लिए। यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आएगा नहीं हुआ। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद न हो तो पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान कितना होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव न हो ना, तो -18 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी बर्फ ही बर्फ रहेगी। ग्रीन हाउस गैस मौजूद न हो तो ऑप्शन देखो आपको -18 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस चला जाता है चूरू का तापमान। राजस्थान में की बात करें तो माइनस में आपके चूरू का जाता है, माइनस में फतेहपुर शेखावटी का, ठीक है। तो वहाँ पर ठंड के बारे ऐसा हो जाता है, हालत खराब। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी। ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी, तो सबसे ज़्यादा तो आपकी CO2 की है। किसकी है आपकी? सबसे ज़्यादा तो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मीथेन की है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की है जो आपकी ओजोन परत को संरक्षण वो नुकसान पहुंचाता है, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर नाइट्रस ऑक्साइड आपकी N2 0.6% और 14%, 20% और 60%। देखो राइट आंसर तो 1 2 3 ही हो गया। देखो कौन से में है? 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है भाई ग्रीन हाउस गैस? मीथेन देखा ना आपने, सबसे ज़्यादा तो ये करती है आपकी। सबसे ज़्यादा कौन करती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने प्रतिशत बताया मैंने अभी? 60%। फिर मीथेन करती है आपकी CH4, कितना करती है आपकी? 20%। ओजोन और प्रोपेन, तो यहाँ पर देखो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटकों का घटता क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा आपने क्या बताया? CO2, फिर उससे कम
मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर N2। तो ये घटता हुआ देखो यहाँ पर, ये देख लेना चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन है, ये तो नहीं होगा आपका। CO2 घटता क्रम बताना ना, तो CO2 आएगा पहले 60 में, फिर देखो आपका CH4 मीथेन, फिर आपका, अच्छा उल्टा दे दिया इसको, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की। क्योंकि देखो यहाँ पर ये N2 है ना, इससे आपका बड़ा है और इनसे आपका छोटा है, इस क्रम को देख लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको, देखो CO2, फिर आपका CH4, फिर क्या आएगा आपका CFC, और फिर आएगा आपका N2, घटता क्रम। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का परिणाम है, बढ़ोतरी का परिणाम क्या है भाई? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, बिल्कुल राइट। जैविक तापमान, बिल्कुल। ओजोन छिद्र, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4। कोई निश्चित गैसों के जमाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की घटना को कहा जाता है? ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल मीट, ग्लोबल हीट या ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है कौन सी गैस है भाई? वो है आपकी मीथेन। कौन सी आपकी? मीथेन। निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है कौन सा भाई आपका? 64 की बात करें तो देखो, समुद्र जल का तल का बढ़ना, समुद्र तल लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल राइट। हिम नदी पिघलना, हिम नदी जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे, क्यों? तापमान में वृद्धि होगी तो बर्फ है वो पिघलेगी। बीमारियों का फैलाना, बिल्कुल, ये भी आपका। परवाल भित्ति का व्यंजन, ये भी आपका। उपरोक्त उत्तर का नीचे दे कुट बताइए, तो सारे हैं तो 4 देख लो, चारों किस्में आपके। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन है? 65 देखिए आपका। वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंड बढ़ रही है? किसकी बढ़ रही है आपकी? देखो, चक्रवात की, केवल चक्रवात की नहीं, तूफान की नहीं, बाउंड्री की नहीं, सभी की बढ़ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ओजोन एक प्रतिरूप है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? ओजोन क्या आपका? O3 है। तो O3 किसका प्रतिरूप है बताओ भाई? आराम से बता सकते हो, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन के परमाणु से बना, कितने से? 3 से, O3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 68। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है कौन से आपके? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या आयनोस्फीयर में? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर आपकी? 15 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया इनमें से क्या पैदा करती है? क्या करती है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड करती है या कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, ओजोन करती है या फ्लोराइड करती है? तो सूर्य से प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया यानी पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोक लेती है, मैंने बार बार बताया आपका ओजोन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अब बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके लिए? आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए। किसके लिए? आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड या आपकी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ओजोन परत के संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। कब हुआ था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था आपका? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। 1992 में क्या हुआ था आपका? प्रथम प्रतिष्ठ सम्मेलन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है और कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण को सुरक्षित करता है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। देखो, ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल राइट।
यदि ओजोन नहीं होगी तो पराबैंगनी किरणें सीधी कहाँ पर आएगी, पृथ्वी पर आएगी, और यहाँ पर धीरे धीरे मनुष्य का शरण होना आवश्यक हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षित करती है। उच्च ऊर्जा विकिरण मतलब पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। करती कि नहीं है, करती सुरक्षा, करती है। अभी तो आप क्या है ना, मजे ले रहे हो जिंदगी के, कूलर वाले हवा चाहिए, एसी वाली हवा चाहिए, ठीक है, नींद नहीं आती ऐसी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, ठीक है। आज के ज़माने में देख रहे हो ना, एसएससी का प्रोटेस्ट देख रहे हो ना आप, तो वही बात है भाई, शुरुआत कर दो अपने, मेहनत करो, जॉब लग जाओ। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सबसे ज़्यादा है, एक तो आएगा ही आएगा। तो देखो इसमें एक नहीं है तो ये तो काट दो आप, 74 में ये तो कैंसिल कर दो। बाकी देखो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। चल, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा CFC। देखो नेक्स्ट इंटर, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? एसिटिलीन, एथिलीन, एसीटोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे बार बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के ऊपर या अंटार्कटिका पर। तो स्वतंत्र में क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में होता, कहाँ पर होता आपका? कनाडा के अंदर, ठीक है। कब होता आपका? 1987 के अंदर होता। इसकी रूपरेखा किस सम्मेलन में बनी थी आपकी? रूपरेखा बनी थी आपकी वियना के अंदर, ठीक है, याद कर लेना। हरितगृह गैस से अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकट प्राणी। तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन परत से संबंधित आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवश्य करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे के संबंध में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो 1987 में कौन सा होता आपका? वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल, बताओ भाई। 79 है ना। कौन सा एक ओजोन का अवश्य करने वाले पदार्थों के पर नियंत्रण और उन्हें चरणबद्ध रूप से बाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे के संबंध में है? तो 79 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना, वो है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? तो मैंने बताया था कि ये आपके जून में चला था, ठीक है। 5 जून को, 21 जून को, 16 सितंबर को या 22 सितंबर को। मॉन्ट्रियल हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? सिम बताओ भाई राइट आंसर। तो 16 सितंबर को। कहाँ पर होता है ये? कनाडा के अंदर। 16 सितंबर क्या बना जाता है आपका? ओजोन दिवस बना जाता है। ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर दिवस यानी 16 सितंबर को स्मृति में वर्ष 1994 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? विश्व ओजोन परत के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन नंबर ओजोन दिवस, ऑप्शन नंबर 1। 82 देखिए आपका, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, 30 जनवरी को। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ये आपका 83 था। यहाँ पर देखते हैं आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जलवायु परिवर्तन के से संबंधित संधियाँ दे रखी है और संधि वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा जगह देखो? अर्थ समिट है। अर्थ समिट कब होता है आपका? ये 1992 में। अरे अर्थ समिट मतलब पृथ्वी, पृथ्वी होता है अर्थ का मतलब। आप देखो तो ये नहीं पता कि अर्थ क्या होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं पता होता है। अर्थ समिट 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में देखा हमने। कब देखा? 1997 में। कानून एग्रीमेंट 2000 और पेरिस एग्रीमेंट 2015 देखा कि नहीं देखा? पेरिस में कौन सा होता है आपका? COP21, याद कर लेना, फ्रांस के अंदर। तो देखो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन थे और सीधे पूछे जाने क्वेश्चन थे और सभी रिपीट हो चुके हैं। तो सभी क्वेश्चनों को मैंने ऐसे करवाया है, ज़्यादातर व्याख्या नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सभी अलग अलग क्वेश्चन थे और अलग अलग क्वेश्चन है और थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है और सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन थे तो वो सभी क्वेश्चन और बार बार जो बताना था आपका व्याख्या के अंदर, तो वो क्वेश्चन भी साथ ही आ गए।
कि जिस प्रकार से आसपास के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन इसमें आपके साथ साथ आगे, यानी आपके एग्जाम पूछ लेंगे, लगभग क्वेश्चन आपके पूछ लेंगे। और लगातार आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। नवीनतम क्वेश्चन आएगा तो करंट से संबंधित आएगा, करंट में भी आप ध्यान रखना आपका विषय से संबंधित अब जो आप पर्यावरणीय समस्या है वो कौन सी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और ये भी बताना आपकी कितने सही है, आपके क्वेश्चन कितने सही है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि आज सारे क्वेश्चन आपको देने, आंसर आपको देना था, तो आपको कितने सही हुए ये कमेंट में बताना। और आप कल आपका भूमंडलीय एवं इसके वैश्विक प्रभाव और इसके जो वैश्वीकरण है आपका वो टॉपिक बचा है, और इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक बचा है विश्व ज्योग्राफी का। यानी विश्व ज्योग्राफी का अभी एक टॉपिक और बचा है आपका, भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव एवं प्रवास, और जो जनसंख्या और प्रवास, 2 टॉपिक बच गए आपके। तो दोनों टॉपिकों में फैक्ट क्वेश्चन है, वो कल और परसों इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर देखते हैं आपकी क्लास संस्कृति करते हैं या पॉलिटिकल स्टार्ट करते हैं या अर्थव्यवस्था स्टार्ट करते हैं। यानी 3 क्लास आपकी अर्थव्यवस्था की बनेगी, वो तो करवा देते हैं। जितने क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट जो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन और जो आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, वो सभी एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसे लगे कमेंट में बताना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद। इससे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं।